नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल जिस तरीके से हमने देखा कि नए संसद भवन में जितने भी नए हमारे चुने हुए एमपीज ने शपथ लिया और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की नारेबाजी की, उसको लेकर के आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है, इसीलिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है दुष्यंत चोपड़ा सर को, जो खुद का अपना एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है मतपत्र न्यूज़। वहाँ पर भी जाइए और इनको थोड़ा सा सपोर्ट इनके यूट्यूब चैनल पर भी करिए। और जब मैं इस वीडियो के अंदर बातचीत कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ दुष्यंत सर आपके साथ, तो रात में ही एक फैसला आया जिसमें यह तय हुआ कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, विपक्ष के नेता बन गए। उनको इंडी ब्लॉक ने विपक्ष का नेता बना दिया है, शायद इस वजह से कि वो टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे सारे मुद्दों पे कि कैसे जय श्री राम वर्सेस जय अवधेश का नारा लगा, कैसे जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा लगा, कि कैसे राहुल गांधी जी, आप ये देखिए इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। इस फोटो को अगर मैं जूम करके आकाश आपको कहूँ तो आप दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए इस फोटो, जब राहुल गांधी जी शपथ ले रहे थे, अंग्रेजी में इन्होंने शपथ ली और उनके हाथ में ये लाल रंग की किताब, संविधान है, ये हमारे देश का संविधान है, लेकिन इस रंग को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। तमाम नए नए एमपीज जो हैं, देखिए कैसे, ये कहाँ से सर, नागोली से कहाँ से हैं ये? नगीना से, हाँ नगीना से पहली बार संसद में गए हैं ये, नगीना से बन करके आए हैं। और इनका बड़ा सपना भी था कि ये एमपी चुन करके आए और एमपी इस बार चुन करके आए हैं। इस बार नए नए चेहरे हमें संसद में देखने को मिलेंगे एज अ एमपी के तौर पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें सर? राहुल गांधी जी से शुरू करें। राहुल गांधी जी 10 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, 10 साल के बाद, कि कांग्रेस जो है वो कैपेबल है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। क्या कहेंगे इस पर, बताइए। देखिए, कांग्रेस कैपेबल है, इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है। अब ये बताना है राहुल गांधी ने कि वो कितने कैपेबल हैं लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। क्योंकि आप देखिए, जब 10 साल की जहां आपने बात की कि कांग्रेस कैपेबल नहीं थी, भले ही कांग्रेस कैपेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी सक्षम होते हुए भी, मतलब कांग्रेस के अंदर उनकी पूरी चलती है जी। वो चाहते तो अपने पार्लियामेंट्री जो उनका बोर्ड है, जो उनके संसदीय दल है, उसके तो नेता बन ही सकते थे। लेकिन राहुल गांधी का इतिहास रहा है कि वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागे हैं। अच्छा। ना उन्होंने कभी कोई पद स्वीकार किया। जब उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, उसके बाद 2019 में जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करी। तब उसके ऊपर राहुल गांधी जी के ऊपर एक लेबल चस्पा हो गया कि ये जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन सर जब जिम्मेदारी उठाई तो देखिए कैसे, अभी हमने कर्नाटक का चुनाव देखा, वहां पर कितनी बढ़िया जिम्मेदारी उठाई। फिर हमने 2024 में देखा कांग्रेस जो है 10 सालों के बाद कैपेबल हो गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। नहीं, कांग्रेस कैपेबल हो गई, आप कांग्रेस कैपेबल हो गई है इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो। मैं ये इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी कैपेबल हो गए हैं। देखिए, आपने कर्नाटक के चुनाव का जिक्र किया, आपने उनकी दोनों यात्राओं का जिक्र किया, ठीक है। राहुल गांधी ने इट वाज अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को दिखाया कि वो अपने आप को उस पप्पू की इमेज से बाहर निकालना चाहते थे, जो उनके ऊपर एक चस्पा थी कि पप्पू हैं। उन्होंने पप्पू की इमेज से अपने आप को बाहर निकालने का पूरा प्रयास पिछले 1 साल में किया, चाहे वो कर्नाटक के चुनाव में उनकी भूमिका रही हो, चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा और बाद में भारत न्याय यात्रा के दौरान उनकी भूमिका रही हो। देखिए, उन्होंने अपनी वेशभूषा, दाढ़ी बढ़ाकर आना और वाइट टी शर्ट में आना और घूमना, कभी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, कभी बड़ों के साथ, कभी एथलीट्स के साथ, कभी दौड़ लगाकर दिखा रहे हैं, कभी वो वार्म अप करके पुशअप्स मार रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक मिक्स एंड मैच था, जहां एक और वो अपने पप्पू की छवि से बाहर निकलकर एक गंभीर नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। तो अब ये जो जिम्मेदारी उन्होंने ग्रहण की है, ये एक्सेप्ट की है, ये अब उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना
उनको कैबिनेट का रैंक मिलेगा, सब कुछ सुख सुविधाएं मिलेंगी, बड़ा बंगला मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप ये जान लीजिए अब उनको काम करना पड़ेगा। काम से नहीं भाग सकते पीछे, काम से नहीं भाग सकते, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब ये है कि उनको लगातार सदन में बैठना होगा, उनको सारे बहस को अच्छी तरह से सुनना होगा, उसके ऊपर स्टडी करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, और नेता प्रतिपक्ष के नाते जब जब प्रधानमंत्री बोलने आएंगे तब उनका जवाब उनको नेता प्रतिपक्ष के नाते देना होगा। अभी तक राहुल गांधी ने संसद में जितने भी भाषण दिए हैं उनके ऊपर आप देखिए लोगों ने उसका परिहास ही किया है, उसको सीरियसली नहीं लिया जी। खासतौर से उनका अपनी सीट से उठना, मोदी जी को हक कर लेना, गले मिल लेना, या कभी ऐसे कर देना, कभी कुछ आंख मार देना, विंकिंग कर देना, कभी कुछ किसी को फ्लाइंग किस दे देना, ये सब जो एक छवि उनकी थी, अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको इस छवि को तोड़ना होगा। सर ये जो लाल किताब है, मैंने अमेज़न पे भी ढूंढा, हाँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक, हाँ। तो मेरे को भी मिला ये लाल किताब। हाँ। लेकिन इस पे बड़ी चर्चा हो रही है सर, लोग कह रहे हैं कि ये जी राहुल गांधी ने अगर किताब चुनी ही, संविधान को अगर चुना ही, तो लाल संविधान क्यों चुना। और दूसरी ये भी बात लोग कह रहे हैं कि जिस समय मतलब संसद के अंदर जब ये लोग शपथ ले रहे थे, नवनिर्वाचित ये जो सांसद हैं जब शपथ ले रहे थे जी। तो सर ये लाल किताब पे बड़ी एक तो बात हुई, और दूसरा ये उस दिन इमरजेंसी का 46वां साल शायद पूरा हुआ था उस समय। उस दिन 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, तो जो बीजेपी वाले हैं वो इमरजेंसी की बार बार याद दिला रहे थे। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये दो अलग अलग विषय हैं। लाल किताब या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उनका लाल रंग को लहराना, बार बार लहराना, जो उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान में लहराया जी। और दूसरा जो आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, इमरजेंसी भारत की राजनीति या भारत के पूरे इतिहास के ऊपर एक काले धब्बे की तरह है। ये वो 19 महीने का पीरियड था जब हर तरह की जो पब्लिक की एक राइट्स होते हैं, जो नागरिकों का जो एक अधिकार होता है, उनका हनन हुआ, प्रेस की आजादी छीन ली गई, 9000 से ऊपर नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, रातों रात डाल दिया गया। तो 25 जून को ही जब उन्होंने शपथ ली तो ये एक मौका था। देखिए अभी मैंने जैसे राहुल गांधी की परिपक्वता की बात करी या कांग्रेस की इस चीज की बात करी, तो ये एक बहुत बड़ा मौका था कि जिस समय पर कि वो इस बात को बोलते, या अगर वो एक हल्के से एक सटल वर्ड्स में भी देश से माफी मांगते कि भाई आपातकाल में जो हुआ, आपातकाल में वो गलत हुआ, या आपातकाल नहीं लगाया जाना चाहिए था। भले किसी किन्हीं भी परिस्थितियों में उनकी दादी ने वो आपातकाल लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। वो ऐसा उनके ना कहने की वजह से वो जो मोदी जी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, मोदी जी तानाशाह हैं, संविधान बदल के रख देंगे, तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी थोड़ा सा नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई आप किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तानाशाह का जो आरोप है वो चस्पा करते हो, तब जबकि आपकी दादी ने स्वयं जी आपातकाल लगाया और सारे नागरिक अधिकारों का हनन किया। लाल किताब पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बीजेपी वाले लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि वो लाल किताब वो चाइना से प्रेरित हैं, वो चीन के साथ उनकी कोई साठगांठ है, या ये लाल किताब क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन आप जब खुद ही देखते हैं, आपने जैसे कहा कि आपने अमेज़न पर देखा, मैंने सर्च किया कि भारत के संविधान की किताब अवेलेबल है तो किस किस फॉर्म में है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो ओरिजिनल भारत का संविधान है उसमें अशोक का चिन्ह है और वो ग्रे और ब्लू कलर में है। वो आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। बल्कि एक न्यूजीलैंड के भारतवंशी, भारत मूल के गौरव शर्मा, न्यूजीलैंड के वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने भी एक बार ट्वीट किया था और उन्होंने उसकी फोटोग्राफ डाली थी कि जो भारत के संविधान की मूल प्रति थी, वो मूल प्रति भी अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, वो नीले रंग की है जी। तो भाजपा का ये बात को उठाना मुझे इतना कोई बहुत सार्थक नहीं लगता कि लाल किताब क्यों है। अब ये उनकी चॉइस हो सकती है राहुल गांधी की, वो लाल किताब लोग मतलब लाल किताब के बारे में क्यों उठा रहे, कारण क्या? कारण तो उसको चीन के साथ जोड़ने की सीधी सी कोशिश है। देखिए जब
मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब एक डेलीगेशन चाइना गया था। कब की बात है ये यूपीए 2 की बात है। अच्छा। मैं एग्जैक्ट, मुझे सन ध्यान नहीं है, ईयर मुझे ध्यान नहीं है। एक डेलीगेशन वहां पर गया था जिसमें मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी और राहुल गांधी जी थे जी। कुछ और सीनियर इनके लीडर्स भी थे। वहां पर इन्होंने सीसीपी के साथ कुछ पैक्ट साइन किया। अब देखिए, सरकार के साथ बहुत सी संधियां करती है, बहुत से प्रस्ताव होते हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर साइन होते हैं जी। लेकिन वो या तो जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं विदेश विभाग के, वो साइन करते हैं, या संबंधित मंत्रालय के अधिकारी साइन करते हैं, या संबंधित मंत्री करता है, या प्रधानमंत्री साइन करता है। लेकिन एक फोटो बहुत वायरल हुई थी उस समय कि वहां पर एक प्रस्ताव साइन किया गया जिसको कि राहुल गांधी साइन कर रहे थे और बैकड्रॉप में सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी खड़े थे। तो उस बात को बीजेपी ने, विशेष रूप से सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था कि क्या चीन की सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें और कांग्रेस के बीच में कोई संधि हुई है कि किस तरह से भारत में चीन का या कम्युनिज्म का प्रभुत्व छाए या उस प्रभुत्व को बढ़ावा मिले। और ये जो लाल किताब ये जो लेकर चले हैं और भाजपा ने इसको चीन के साथ जोड़ा है, उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको नजर यही आएगा कि अल्टीमेटली वो उस चीज पर इंगित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने चीन के साथ क्या पैक्ट किया था। और ये आज भी इस पर रहस्य पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जो मैं कांग्रेस से अपेक्षा कर रहा हूं कि वो एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करें, कांग्रेस को भी सामने आना चाहिए, वो बता देना चाहिए कि देखिए भाई हमारा ये पैक्ट हुआ था। भाई ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो कांग्रेस नहीं बताना चाहती? तो क्या सर 10 सालों से जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, इतनी मजबूत सरकार है, तो क्या वो पैक्ट बीजेपी सरकार नहीं पता कर सकती कि कौन सा पैक्ट था? नहीं, सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने कोई अगर एमयू किया है किसी देश के साथ तो वो पता नहीं। भारत सरकार का एमयू नहीं था ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब राहुल गांधी एक सांसद थे तो एक सांसद के नाते वो कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट या सरकारी एग्रीमेंट साइन करने की स्थिति में नहीं थे। कोई भी सरकारी एग्रीमेंट अगर साइन होगा तो संबंधित विभाग का मंत्री करेगा या प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है। लेकिन वहां पर वो जो भी अनुबंध हुआ, जो भी वहां पर पैक्ट साइन हुआ, उसको राहुल गांधी ने साइन किया। और उस टाइम पर उपाध्यक्ष सीसीपी के हुआ करते जी जिनपिंग, जो आज वहां के प्रीमियर हैं जी, उन्होंने साइन किया। तो उस टाइम पर भी आप देखिए, वहां से भी पार्टी के एक व्यक्ति ने उस पैक्ट को साइन किया, यहां से भी पार्टी के एक व्यक्ति ने। तो इट वाज अ पैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, अच्छा, कांग्रेस एंड सीसीपी। सरकार का कोई लेना देना नहीं था उसमें, सरकार का कुछ लेना देना नहीं था। तो भाजपा बार बार इसी बात पर इंगित करती है कि ये जो आप लाल किताब लेकर घूम रहे हैं, क्या ये आप चाइना को प्रमोट कर रहे हो क्या? सर ये तो हमने राहुल गांधी पे इतनी सारी बातें कर ली, मतलब कंक्लूजन मैंने ये निकाला है, मैं आप लोगों को भी 2-4 पॉइंट बता देती हूँ। सर ने कहा कि राहुल गांधी को और सिंसियर होना पड़ेगा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है जिसको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। और रेगुलरली जब जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर आएंगे तो उनको, चूंकि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि जब थोड़े महीने वो काम कर लेते हैं तो विदेश चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो छुट्टियाँ छोड़ करके उनको शायद संसद में आना पड़ेगा। सर अब जो है ये, और लाल किताब पर भी सर ने बात की कि 2 पार्टीज के बीच में जो है कुछ अग्रीमेंट हुआ, उनको अगर अपनी पार्टी को और मजबूत करना है लोगों के बीच में, तो वो जो उन पे इल्ज़ाम सबसे बड़ा लगाया जाता है कि आप चाइना से मिलजुल करके काम करते हैं, तो वो अग्रीमेंट आपको लोगों के बीच में रख देना चाहिए कि भाई हमारा अग्रीमेंट ये था और ये सबके सामने है। सर एक और तस्वीर और एक और MP जिनकी कल बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, उनका नाम है ओवैसी साहब। बिल्कुल, हैदराबाद के ओवैसी साहब, उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि उन्होंने भारत के नए संसद के अंदर उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। हालांकि अपने बचाव में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ गलत है नहीं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सर आपसे समझना चाहूँगी। उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। सबसे पहले तो आप बतौर भारत के नागरिक इस नारे को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, वो बताइए दर्शकों को। देखिए, एक भारतीय होने के नाते मैं ये समझता हूं कि उनका जय फिलिस्तीन का नारा लगाना ये गलत था। ये एक गलत परंपरा उन्होंने डाली है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जय फिलिस्तीन के नारे के पीछे इजराइल के मुस्लिम उत्पीड़न का कुछ इशू उठाना चाहते हैं, तो इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है।
वहां पर इजिप्ट भी है, सीरिया है, लीबिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, ईरान है। इजराइल के ऊपर तो इन सब के ऊपर बमबारी करने का या मुसलमानों के दमन करने का इल्जाम लगता है, तो सिर्फ फिलिस्तीन ही क्यों? जी। तो फिलिस्तीन का नारा भारत की संसद में लगना एक गलत परंपरा की शुरुआत है और इसके लिए ओवैसी साहब को माफी मांगनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जी। लेकिन अब सवाल ये उठता कि उन्होंने क्या फिलिस्तीन प्रेम के चलते ये नारा लगाया या मुस्लिम प्रेम के चलते ये नारा लगाया? तो मेरा अपना ये मानना है कि ओवैसी साहब जो पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय के बीच में अपनी एक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखिए बिहार के अंदर चुनाव लड़ा, 5 सीटें आई, लोग चले गए। औरंगाबाद में 2019 में उन्होंने चुनाव जीता भी। इस बार के चुनाव में सिवाय उनकी अपनी सीट बचाने के AIMIM जो उनकी पार्टी है वो कहीं पर कुछ भी नहीं कर पाई, सारी जगह पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मुस्लिम गोलबंदी हुई और पूरे देश भर में मुस्लिम्स ने, हालांकि वो पहले भी कभी बीजेपी को वोट देते नहीं थे, बीजेपी अगर इस मुगालते में कि मुसलमान उनको वोट देता, ऐसा नहीं है, मुसलमान ने पहले भी कभी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। वो मुट्ठी भर हैं जो देते हैं, लेकिन इस मुट्ठी भर भी नहीं है जी। अच्छा, आई कैन प्रूव दैट। ठीक लेकिन क्या है कि इस बार मुस्लिम मतदाता इतनी मजबूती से गोलबंद हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ये तय कर लिया कि जिस सीट पर भाजपा को हराने के लिए जो सबसे ज्यादा सक्षम है, वो भले कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, भले किसी और पार्टी का है, राजद का है, उन्होंने वहां पर खुलकर वोट दिया। और जहां पर वो नतीजों को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में थे, वहां पर उन्होंने नतीजों को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने भाजपा के विरुद्ध वोट किया। तो ओवैसी साहब जो अपनी जमीन खो गए थे, देखिए भारत के मुसलमान फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। होता यह है कि कई बार तो लोग कहते हैं कि शायद फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनी मुसलमान अपने देश के लिए इतने प्रतिबद्ध नहीं होंगे या अपने देश के लिए इतने समर्पित नहीं होंगे जितना कि भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के मुस्लिम के लिए समर्पित है। तो वो जो एक सेंसिटिव इशू था, जो एक सेंसिटिव कॉर्ड थी मुस्लिम समाज की, ओवैसी ने उस कॉर्ड को दबाने की कोशिश की है ताकि वो मुस्लिम समाज के बीच में, मुस्लिम मतदाता के बीच में जो जमीन उन्होंने 2024 के चुनाव में खोई है, ये उसको पाने की तरफ उनका पहला कदम है और कुछ नहीं। मुस्लिम समाज को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उन्होंने संसद का इस्तेमाल किया जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर। बिल्कुल। और इसको आप गलत मानते हैं, माफी मांगनी चाहिए। फिर आप क्या इसको भी गलत मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के MP रहे बरेली से छत्रपाल सिंह, उन्होंने भी कह दिया हिंदू राष्ट्र और भारत का नारा लगा दिया। भारत तो ठीक, अरे भाई भारत और हिंदू राष्ट्र का नारा भारत में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? यहां लगा दिया तो क्या बुरा है? और जो अल्पसंख्यक यहाँ पे रहते हैं उनका क्या होगा? अच्छा, जो जय अवधेश का नारा लगा वो उसको आप क्या कहेंगे? जय अवधेश का भी तो नारा लगा, लेकिन वो भी नारा लगना जय फिलिस्तीन के नारे से कमतर है, क्योंकि आप भारत में रह के भारत से संबंधित आपकी प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है, किसी धर्म विशेष के प्रति हो सकती है और किसी नेता के प्रति, किसी पार्टी के प्रति हो सकती है। आप उसका नारा लगा रहे हैं तो लगाइए ना, प्रजातंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, लगाइए। लेकिन एक विदेशी धरती का, एक विदेश के किसी एक ऐसे इशू का जिसका भारत से, भारत की संसद से और शपथ लेने से कुछ लेना देना नहीं है, आप वहां पर उसका नारा लगा रहे हैं तो उसको गलत ही ठहराया जाएगा ना। अच्छा, जय हिंदू राष्ट्र भारत को आप सही मानते हैं? देखिए इसमें गलत क्या है सर? ये तो हमने चलिए ओवैसी जी पे बात कर लिया। आपने कहा कि वो मुस्लिम लोगों को अपने तरफ गोलबंद करने के लिए उन्होंने इस नारे का यूज किया। राजनीति में सब कुछ राजनीति से प्रेरित होता है। आज अगर भाजपा हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है तो स्वाभाविक है, उसको भी सत्ता में बने रहने के लिए पता है कि ये 80% का जो चंक है, इसको मैं अगर अपने पक्ष में ले आऊंगी तभी मैं सत्ता में बनी रहूंगी। तो इस वजह से वो बीजेपी भी ऐसा करे। ठीक है, ये तो राजनीति। और दूसरा सर, ये मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने जय श्री राम का नारा अरुण जी ने लगाया, उसके बदले में जय अवधेश का नारा लगा, तो ये मुझे भी बुरा लगा। और आप बतौर भारत के नागरिक और राम प्रेमी
होने पर क्या कहेंगे? जय श्री देखिए, राम वर्सेस जय अवधेश हो गया। कोई भी सनातनी होगा उसको राम प्रेमी होने में गर्व ही महसूस होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ओवैसी साहब अपने धर्म के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं तो ठीक है, हमें उसको भी सैल्यूट करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो अगर मैं राम प्रेमी हूं या बाकी जनता, हिंदू जनता, सनातनी जनता राम प्रेमी है तो अच्छी बात है। रही बात जय श्री राम के बाद जय अवधेश का नारा लगाया जाना, तो वहां पर इस चीज को मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे समय दें 2 मिनट का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत सी बातें हुई। उनका एक चित्र बहुत पॉपुलर हुआ, पीछे एक भगवान की प्रतिमा थी साउथ इंडिया के किसी विष्णु जी या वेंकटेश जी थे, आगे मोदी जी थे। उसको लेकर उनकी बहुत चीछा लेदर की कोशिश की गई। और ये जैसे गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसको लेकर कुछ ऐसे मीम बने। यानी हर जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को लेकर कटघरे में लेने की कोशिश हुई कि ये अपने आप को राम से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार, जैसे कई बार जुबान फिसलती है ना, स्लिप ऑफ टंग, संबित पात्रा ने भी बोल दिया था कुछ ऐसा, कुछ बयान दे दिया था। जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के फैन है। तो वहां पर उनको एकदम फौरन से महसूस हुआ कि नहीं ये तो गलती हो गई। उन्होंने उस चीज को बाकायदा एडमिट किया, माफी मांगी, अपना बयान वापस लिया। तो जो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि अपने आप को भगवान से बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, या अपने आप को भगवान मनवाना चाहते हैं, या अपने आप को देवता प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, द मैन ऑफ गॉड, इस तरह से प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं। तो वही विपक्ष एक बार आईने में जरूर देखे ये जो जय अवधेश का नारा लगा है, जय श्री राम के बाद, ये उस परिपाटी को ये शुरू कर रहे हैं, जिस परिपाटी की कहते हैं ना, जिसका बीजारोपण इन्होंने पिछले 4-5 साल में मोदी जी को भगवान के ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाने की बातचीत शुरू की, उसके ऊपर देखिए ये जो बीजारोपण हुआ है, या ये जो परिपाटी की शुरुआत हुई है, ये बहुत खतरनाक है। आने वाले भविष्य में इस टाइप के नारे और भी ज्यादा बढ़ेंगे, खतरनाक है। इसमें चिंताजनक विषय तो है ही। तो लास्ट हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं, अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव हुआ है, मतलब मीडिया में बहुत ज्यादा है कि पहली बार चुनाव हुआ है, नौबत ऐसी क्यों है? नहीं, पहली बार चुनाव नहीं हुआ, ये बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। सर मैं पूरा कर दूं ये बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो आपके नायडू साहब हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं स्पीकर नहीं बनूंगा, इस पर क्या? अरे नहीं, देखिए क्या है, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को या उनके एक्शंस रिएक्शंस को नोट करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जो भी करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं पहले से उनका इशारा हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या इशारा है सर? बड़ा सीधा सा इशारा था। जिस समय पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो वो ओम बिरला, जिन्होंने पिछले 5 साल बड़ी सफलता के साथ लोकसभा का संचालन किया था, और बड़ी दबंगई के साथ मैं कहूंगा, उन्होंने पूरी तरह से विपक्ष को जिस तरह से जहां जहां दबाना था वहां दबाया, जहां विपक्ष को सहलाना था, पुचकारना था वहां पुचकारा, बहुत डिप्लोमेटिक वे से उन्होंने पिछले 5 साल का चलाया। तो उनके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था कि वो दोबारा लोकसभा अध्यक्ष ना बने। अगर प्रधान आज ये जो कह रहे हैं कि भाई ओम बिरला बन गए, तो ओम बिरला का बनना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई, और उस मंत्रिमंडल में ओम बिरला का नाम नहीं था। तो ये पहले दिन से तय था कि ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने टीडीपी का जिक्र किया, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया, तो आप ये जान लीजिए कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो पुरंदेश्वरी देवी को ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आने वाले दिन में मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। ये सिर्फ विपक्ष का उड़ाया हुआ एक बुलबुला था, जो अभी कल परसों में फूट जाएगा। देखिए, पुरंदेश्वरी 10 साल तक यूपीए सरकार में मंत्री रही हैं। उसके बाद भाजपा ने लगातार उनको आजमाया। जब भाजपा ने उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, पुरंदेश्वरी देवी ने 5 साल वहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर निकाले, आंध्र प्रदेश में काम करके दिखाया। ये बिल्कुल इसको मैं उसी से कंपेयर कर सकता हूँ जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में आने के बाद पहले 5 साल लगे रहे, ऐसे पुरंदेश्वरी देवी भी लगी रही। तो पुरंदेश्वरी देवी का नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में होना ही चाहिए था,
लेकिन उनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में नहीं था। ये इस बात को साफ उजागर करता था कि वो भी लोकसभा के उपाध्यक्ष या कुछ इस तरह के पद पर आएंगी। ये बात तो एक हो गई। दूसरा थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपकी जो मेन मुद्दा था मैं उसका जवाब देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पहली बार हो रहा है, ये तीसरी बार ऐसा मौका आ रहा है। जब सबसे पहली संसद चुनी गई थी 1952 में 1952 में जी। उस समय पर भी जवाहरलाल नेहरू ने जिस व्यक्ति के लिए, मुझे अब नाम ध्यान नहीं है इसलिए मैं गलत नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी जिस व्यक्ति के लिए लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया, तो जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने किसी और नाम को अनुमोदित किया जिसको नेहरू जी ने माना नहीं। तो चुनाव की नौबत आई, तो पहले ही संसद में चुनाव हुआ था लोकसभा अध्यक्ष के लिए। उसके बाद एक बार फिर से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था क्योंकि कॉन्सेंसस नहीं बन पाया था। तो ये 2 बार चुनाव पहले हो चुका है, तो तीसरी बार होने जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए परंपराओं का हवाला जो भी चैनल, नेता, पार्टियां दे रहे हैं उनको जरा इतिहास को खोद कर देखना चाहिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी चुनाव हो चुका है। पहले भी चुनाव हो चुका है। तो ये हमारा प्रयास, ये पहला प्रयास है मेरे ख्याल से, जब हम राजधर्म के स्टूडियो के अंदर जो है वो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, और यह लगातार आप लोगों को देखने को मिलेगा। आशा करूंगी कि आप सभी को थोड़ा कुछ, आप लोगों को जो लगे कि काम का है वो निकाल लीजिएगा, और बाकी सर के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं दोबारा से इनके चैनल का नाम बता दे रही हूँ, मतपत्र न्यूज़। आप वहाँ पे दुष्यंत सर के नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वहाँ पर ये बनाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। आप जाइए और इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।